पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मार्केट में वो जो नया टॉपिक आया उसके ऊपर वाकई आपने मुझे बताया था उसका, मैं तो ज़ाहिर बात है इन लोगों को सुनता नहीं, तो उन्होंने एक बात रखी है, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एथियस्ट, जो उनको एंटी एथियस्ट भी लोगों ने बनना है। हाँ जी। And it's very fundamental now that we need to discuss it. मैं भी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। बेड़े गर्क हुए उधर। तो अब मुफ्ती साहब उन लोगों से क्लासेस क्रैश कोर्स ले रहे हैं कि कैसे, तो हाँ, उसके ऊपर अभी हम बात देखिए करते हैं। वैसे क्या वक्त आ गया इस्लाम पे, अल्लाह की शान है, क्या वक्त आ गया इस्लाम पे कि बाहर रहने वाले सेकुलर सेकुलर तालीम हासिल करने वाले, लॉ पढ़ने वाले अब मुफ्तियों को तालीम दे रहे हैं कि भाई आपने करना क्या। आपने इल्हाद को कैसे टैकल करना है। वो नहीं, मुफ्तियान आजम जो हैं हमारे, वो तो परेशान हुए इनके पास लिटरली, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग हुई है देवबंदी वर्सेस बरेलवी वर्सेस शिया वर्सेस कादियानी। वो ये डार्विन किथों आ गया। और ये बात गलती नहीं है कि वो हम बांदर से निकले, हा 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 हा। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि जो जो स्टूडेंट हमें सुन के जाते हैं, जो बच्चे या जो लोग या खुद पढ़ते हैं, क्योंकि हम कोई फिरका तो नहीं है, कोई हारिस का ही कोई स्टूडेंट होगा नहीं, वो किसी और को बात डॉकिंस को पढ़ लेगा, सैम हैरिस को पढ़ लेगा, या गालिब को भी सुन लेगा, और लोगों को सुन लेगा वो, और वो जो कलेक्टिव माइंडसेट उसका बनेगा वो फिर जाके मुफ्ती साहब एक ही खाचे। ओह, चलो जी, मैं कैसर साहब से पूछता हूँ कि यार ये इल्हाद क्या नई बीमारी आ गई। पहले तो हम इनको कहते थे हाँ जी रसूल अल्लाह बाथरूम में जाने से पहले दायां पैर रखते थे बाथरूम में, तो लोग तालियां मार के कहते थे वेरी गुड, चलो जी इस्लाम पूरा हो गया। पहले तो हम ये करते थे, अब ये हमारा मजाक उड़ाते हैं कि उड़न खोता की ये शायद भाई। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने उनसे एक कोर्स लिया। कौन कौन था जी? अपना उसमें कैसा था? हमारे राजा राजा जी थे, राजा जी। राजा साहब थे। हाँ, मुझको उसमें राजा जी मुफ्ती माफ बोले। हाँ, वही मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब थे। मैंने वो किसी ने कहा था उनको ये जरूर कहना कि कैसर राजा साहब को जो लोग, क्योंकि नए नए आए हैं, गालिब ने उनको वाकई काफी मशहूर कर दिया, अब तो मुफ्तियों में हैंग आउट कर रहे हैं। तो ही इज बिन पुट ऑन द मैप विद दैट डिबेट। लेकिन ये भी मैंने देख लिया, इतनी मुनाफिकत है, कोई धज्जियां भी उड़ा के चला जाए अपने डिबेट में, उन्होंने उनके बंदों ने जाके शोर मचा देना हम जीत गए। वो इसी तरह मैंने ये हकीकत के साथ भी देखा था, उससे पहले भी वो जो कौन थे मुफ्ती जिनको छुरा भी मारा था, उस्मान उस्मान, उस्मान मुफ्ती उस्मान फारूक, उस्मान उस्मान बड़े उस्मान। अच्छा, अच्छा। तो उनको देखा तो मैंने देखा है ये नीचे, एनीवे बट हाँ, डजंट मैटर। वो और उन्होंने क्या किया जी, मलंगी लोग भी जो था। उनसे इंप्रेस हो रहे हैं ना, जो उनसे इंप्रेस हो रहे हैं, तो उनसे ये भी कहना उन्होंने ऊंट के पेशाब को इंडोर्स कर दिया होगा। हदीस हुँ। कैसे इनकार करें। एनीवे, ऊंट के पेशाब वाले कैसर भाई, दूसरा वो मलंगी, एक लत्ते भंगड़ा पाने वाला जी, है मलंगी और एक सबूत। हमारे प्यारे मुफ्ती यासिर अल-वाजदी साहब। ओ वाह जी साहब भी। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने वो भी सुना क्रैश कोर्स दिया मुफ्ती साहब को, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को। हाँ, उनकी अच्छी डिस्कशन ठीक है, देखें कोई यानी कि अब ये तो होगा ना कि अब वो भी अपना स्किल लेवल या अपना वो जो है वो अप करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि हाँ अगर हाँ। मुफ्ती तारिक मसूद तो बहुत यानी कि जो प्योरली जो यानी कि इस्लाम वाले ऑडियंस हैं, उनसे बात करने वाले हैं ना, तो उनको आइडिया नहीं है। लेकिन वाजदी साहब तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा उनका उनका दुनियावी एक्सपोजर है ना। एक्सपोज़र भी ज़्यादा है एग्ज़ैक्टली। तो वो उनसे यानी कि बात इसी हवाले से बात कर रहे थे कि आप किस तरह काम कर रहे हैं इल्हाद के खिलाफ और ये वो इस तरह। 1-2 साथ उनका एक छोटा-मोटा स्टूडेंट भी था वो बसालत भाई, बसालत आदम कौन सा साहब, भाई? वो भी थे। बसालत आदम वो भी एक चैनल चलाते हैं, वो भी ब काम करते हैं। वो मुफ्ती साहब के स्टूडेंट हैं बेसिकली वाजदी साहब के। तो ये 3-4 लोग थे, तो उन अच्छी डिस्कशन हुई, देखनी चाहिए लोगों को ताकि दूसरी साइड पे भी अप टू डेट रहें ना कि बाकी जगह पे क्या बात हो रही है। तो मैं जो है वो जो नया जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में एक नया आर्गुमेंट आया है, उसको मैं अपनी फ़हम के मुताबिक जितना मैं कोशिश करूँगा स्टीलमैन कर सकूँ जहाँ तक डेविल्स एडवोकेट बनने की बात भी आई, मैं कोशिश करूँगा बनूँ।
तो उसपे मैं आपका जो है वो रिस्पॉन्स ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा मुझे एटलीस्ट पर्सनली ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, क्योंकि काफ़ी मुझे सोचना पड़ा इस बारे में। मैंने आपसे भी, आपको याद होगा, थोड़ी-सी बात की थी इस बारे में। तो वो आर्गुमेंट कुछ यूँ है कि लिबरलिज़्म के मुताबिक और बहुत सारी वैल्यूज़ जो हम जिनको प्रीच भी करते हैं और जिनको मानते भी हैं, वो उनमें से एक वैल्यू है कंसेंट की। कि 2 लोगों की अगर आपस में कोई काम करने में किसी चीज़ पे कंसेंट है, एक कंसेंचुअल एक्ट को हम ऑन फेस वैल्यू बुरा नहीं कहते या उसको हम एतराज़ उस पे नहीं उठाते। जैसे कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ मिसालें ली जा सकती हैं, एलजीबीटीक्यू भी उसमें है। तो जहाँ ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कैसर अहमद राजा साहब, उन्होंने एक एनालॉजी दी, वो मैं एनालॉजी आपके सामने पेश करता हूँ, और उन्होंने सवाल ये उठाया कि कंसेंट दोनों में शामिल है, तो उसपे हम मज़ीद बात करेंगे। उन्होंने एनालॉजी ये दी कि ये लोग, मसलन आप जैसे लोग, जो कुरान की आपकी जो फ़ेवरेट आयत है 4:34 जो है, जिसमें एक ख़ावंद को अपनी बीवी की पिटाई करने की इजाज़त दी गई है इन द लास्ट सर्कमस्टेंस, यानी कि लास्ट स्टेज में, तो ये लोग उसको कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जबकि ये लोग जिस तरह वेस्ट के अंदर या और कहीं पर भी हो सकता है बीडीएसएम, जिसके अंदर लोग प्लेज़र हासिल करने के लिए या फिर उनकी कोई फैंटेसी के लिए एक दूसरे को वो एक कंसेंचुअली मारना अलाउ करते हैं, उसको ये लोग बुरा नहीं कहते। तो उनका आर्गुमेंट मज़ीद मैं स्टीलमैन कर देता हूँ कि उनका आर्गुमेंट ये है कि 2 मुसलमान बिलीविंग मुस्लिम लोग हैं, एक मर्द, एक औरत। जो मुसलमान है उसको भी कुरान की हिदायत का, कुरान के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का पता है, और जो औरत उससे शादी कर रही है निकाह की सूरत में, उसको भी ये पता है कि कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है और वो खुदा में बिलीव करती है, वो सारा कुछ उसको पता है। तो उस नॉलेज के साथ 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स एक रिलेशनशिप में जाते हैं। उस रिलेशनशिप में वो दोनों इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि मैंने आपको बताई वो अंडरस्टैंड करते हैं, और इस दोनों में कंसेंट है, 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं। उसके बाद अगर कोई उनमें ऐसा मामला होता है और उसको वो अपनी बीवी को मार देता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे उसको क्रिटिसाइज कर सकता है या बुरा कह सकता है अपने ही असूलों पे, कंसेंट वाले असूलों पे। उन्होंने इसको सिर्फ कंसेंट की हद तक रखा है। अब आप इस पे मजीद इसमें बताएं कि आपका क्या जवाब और इसमें क्या डिटेल्स हैं जो वो नहीं यानी समझ। बेसिकली बीडीएसएम वाले जो हैं वो भी कंसेंट के ऊपर, उनको इजाजत है जी। मियाँ बीवी को, इस्लामी मुसलमान मियाँ बीवी को कंसेंट पे इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए कि आप बीवी पिट सकती है खावंद के हाथ? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। हाँ, कि उसको पहली, बुरा कैसे कहा जा सकता हाँ, है। उसको बुरा कैसे कहा जाए? बड़ा सिंपल सी वजह है, यही लकीर के फकीर इन लोगों के बड़े घर किस लिए हुए हैं। कंसेंट, ये मैं पहले भी बात की थी, कंसेंट इज नॉट एंड ऑल एंड बी ऑल। उसके पीछे बहुत बड़ा एलिमेंट है कंसेंट के ऊपर कि क्या एक्सप्लॉयटेशन किसी की हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, ड्रग एडिक्ट कह रहा है मेरी कंसेंट है, मैं ये वाली हीरोइन लेना चाह रहा हूँ जिससे वो मर रहा है, तो आप उसको क्या, उसको छितर मारने लग जाते हैं या आप उसको सू कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं? नहीं, आप उसकी वेल बीइंग की बेस के ऊपर आप उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं। एनीवे, उसकी तो एक्सप्लॉयटेशन जुए वाले के साथ भी तो एक्सप्लॉयटेशन के एलिमेंट को भी देखना पड़ता है। प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर हमने भी शुरू में बात की थी कि प्रोस्टिट्यूशन अलाउ होनी चाहिए कंसेंट के ऊपर, लेकिन खाली कंसेंट अगर इसलिए क्योंकि वो नशे की आदी है और नशे की आदत को फीड करने के लिए वो ये काम कर रही है, तो ऑब्वियसली कंसेंट फिर न्यूआंसेस और आ जाते हैं। अभी इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। पहली बात तो ये है, इसमें एग्रेसिव लेंडिंग की भी मिसाल देते हैं। हाँ, हाँ, अग्रेसिव लैंडिंग की भी है। बैंकों में अगर मैं आपको कर्जा लेने आऊँ, आप देखें कि जी बड़ा डेस्परेट है ये आदमी, इसको जी अभी इसको नशा है या कोई बड़ी डेस्परेशन है इसकी। आप हम्म। मुझे कहें कि नॉर्मल तो हम 6% इंटरेस्ट लोन पे, पर्सनल लोन देते हैं इंटरेस्ट रेट पे। तुम जो कि बड़े डेस्परेट हो, तुम्हारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो हम 35% चार्ज करेंगे। मैं डेस्परेट हूँ, कंसेंट है मेरी, हाँ भाई चलो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं अदालत में ले जाऊंगा, अदालत आपको छितर मारेगी क्योंकि ये तो आपने गलत काम किया। कंसेंट इज नॉट एंड ऑन बी ऑल। तो ये तो कंसेंट की बात है ना, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन पहली बात ये है कि, और आपने स्टीलमैन किया पोजीशन, लेकिन हम इसको रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं। बीडीएसएम की एक ही कंडीशन होती है कि हाँ भाई, हमने ये, तुमने मुझे अजियत देनी है या मैंने तुम्हें देनी है, जो भी कभी मर्द लेता है कभी औरत लेती है, डिपेंड करता है। उनकी कंडीशन ही ये है। उस कंडीशन के ऊपर उन्होंने एक टेम्परेरी एग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी टाइम इसको पुल आउट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैंने सेफ तालीमात वर्ड की दी से, सूरत में। हाँ, हाँ, हो सकता, क्योंकि ऐसे काम हम उनको पता भी नहीं लगता कि कितना ज्यादा ज्यादा हो गया। एनीवे, तो उसमें तो कंडीशन ही है। अब आप कहते हैं औरत में,
शादी एक बड़ा ब्रॉडर, जितना ब्रॉडर कॉन्ट्रैक्ट है उतना ही उसके न्यूआंसेस बढ़ जाते हैं, उतने ही उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बढ़ जाती हैं। क्या कोई दावे के साथ कह सकता है कि 99% औरतें जो है मुसलमान, उनको पहली बात तो ये कि उनको पता है कि बीवी की पिटाई होती है, चलो आजकल के जमाने में उनको पता लगने लग गया, लोग एजुकेटेड हो गए। क्या कोई दावे के साथ कह सकता है कि 99% औरतें इस बात पे तो एग्री करें कि हाँ मैं आपको खावन तस्लीम करती हूँ, हाँ ये वो, हाँ ये क्या 99% औरतें, ये मेजोरिटी ऑफ औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हाँ भाई अगर मैं लाइन क्रॉस करूं तो मेरे गाड़ी लहड़ा मार देना मुझे, कभी भी नहीं करेगी। बीडीएसएम वाले से 100% लोगों से पूछेंगे वो यही कहेंगे हमारे तो भाई कंडीशन ही ये है, हमने तो किया ही इसलिए है, तो उनकी तो एंड ऑल बी ऑल है ही एक कंडीशन। तो ये तो अच्छा चले, अब जरा स्टीलमैन की तरफ आ जाते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं गारंटी कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ औरतें, इवन जिनको ये पता भी है कि हाँ भाई और मेरे खावंद के पास हक है मुझे मारने का, जब उसकी पिटाई होगी तो वो उसको एग्री नहीं करेगी या उसके ऊपर एहतजाज जरूर करेगी या मजलूम बन के बेचारी अपनी किस्मत से समझौता कर लेगी। यही वजह है कि जितनी औरतें एजुकेटेड हो जाती हैं उतना ही वो कम सुनती हैं अपने खावंद की के जुल्म सितम को। बड़ा सिंपल सा हाँ, अब करते हैं दो आलिम है, आलिम औरत, आलिम हाँ, मर्द, एग्जैक्ट, मजीद स्टीलमैन करते हैं इसको। हाँ, मजीद करते हैं। अब उन हर वो और खुश इसमें है ये इस कर बात। लें, दो आलिम है, उनकी फुल कन्विक्शन है इस्लाम पे, वो इस्लाम को, कुरान को बिल्कुल अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरी तरीके से मानते हैं, उनके जहन में कोई भाम नहीं है किसी भी किस्म का, उनकी सारी डायरेक्शन कुरान से आ रही है और वो फिर कंसेंट करते हैं। फिर आप बताएं। हाँ, अब आते हैं, अब तो जी ये हमारा जो पहले वाला आर्गुमेंट है कि नहीं भी वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं भाई इसमें इसमें कर है भाई, उसने कह दिया, मैं एक्सप्लिसिटली राइट दे रही हूँ जिस तरह बीडीएसएम वाले में कि मेरे खावन साहेब ऐसी औरतें हैं अनफॉर्चुनेटली। आप ये कैसे पागल लोग हैं, लेकिन ऐसे हैं जरूर। तो मैं एज एन आउटसाइडर कौन होता हूँ इसके ऊपर बात करने वाला? तो उसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। हम वो उसके ऊपर कंसेंट हम वाली, जाहिर सॉरी मैं उसको मजीद थोड़ा सा ऐड कर दूं कि आप फिर अपने वर्ल्ड व्यू से, अब आप उस वर्ल्ड व्यू में नहीं, आप अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से इस किस्म की पोजीशन को फिर कैसे बुरा या कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जबकि वहां पे मुकम्मल तौर पे नॉलेज भी इन्वॉल्व है, कंसेंट भी इन्वॉल्व है। जी आप जो तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिमिनलाइज क्यों नहीं कर सकते? ये वैसे ही है जैसे हम आपको कहते हैं कि हमें पता है कि भाई फलाना बंदा अगर अपनी मर्जी से नशा कर रहा है, जुआ कर रहा है, तो जुए के ऊपर कभी क्रिमिनलाइजेशन नहीं है, उसके ऊपर हेल्पलाइन है, उसके ऊपर उसको मदद दी जाती है, उसमें देखा जाता है एक्सप्लॉइट हो रहा है बेचारा। अब एक्सप्लॉइटेशन है, अब हाँ अच्छा, तो बीडीएसएम में भी कर दें एक्सप्लॉइटेशन, कहेंगे आप भी तो उसमें एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपको गंदे गंदे मजे पे आ गए हैं, पड़े पड़े शौक पे आ गए हैं। वो एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के आगे आप उसको फाइट करना चाहें, आप अपनी काउंसलिंग वगैरह के साथ कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत उसमें दखल नहीं दे सकती, आउटसाइडर लोग दखल नहीं दे सकते। उसी तरह जिस तरह बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, हम भागेंगे ज्यादा देर तो जिस्म ने पानी मांगना ही मांगना, पानी को क्या कहोगे, चलो भजो थो, मैं अपने जिस्म को ये कहोगे नहीं मैंने नहीं पीना, मेरा मेरा हक है। आपकी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, उसके साथ आप नहीं लड़ सकते, या लड़ने की आप कोशिश करते हैं, एक हद तक लड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बीडीएसएम के ऊपर तो कभी भी क्रिमिनलाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि दो मर्जी है अपनी, वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करे, कोई बंदा इसमें हर्ट नहीं हो रहा। इसके अंदर मियां बीवी दोनों को पता है, अपनी मर्जी से मुझे पता है कि मेरा खावंद मुझे मार सकता है, मैं उसको इजाजत लिख के दे रही हूं कि तुम मुझे मार सकते हो, इजाजत, और मैं ये भी लिख के दे रही हूं कि मैं कभी इसके ऊपर एहतजाज नहीं करूंगी, मैं ये भी लिख के दे रही हूं कि आज से 10 साल बाद मेरा माइंड इसके ऊपर बदलेगा नहीं। देख लें इम्प्रैक्टिकल कितना है, लेकिन चले सारा मान लिया स्टीलमैन करने के लिए। तो अब हमने एज ए एथियस्ट, मैंने आपको जैसे बताया, हम उसको क्रिमिनलाइज तो नहीं कर सकते, और क्रिमिनलाइज रियल वर्ल्ड में होता भी नहीं है। आपको पता है जब भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, पुलिस जाती है, इवन नील भी पड़ा हुआ देख लेना, मुंह पे नील पड़ा हुआ, ये भी जॉनी डेप की ट्रायल हो रही है, उसमें भी उन्होंने पुलिस वालों से यही सवाल पूछे। तो जब जो विक्टिम होता है ना, जब वो रिपोर्ट नहीं करता क्राइम, तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब वो अपनी कंसेंट होगी ना एक लिहाज से, कि मेरी पिटाई हुई है, बेशक वो उसको पसंद नहीं आया पिटाई करवाना, लेकिन वो उसके आगे उसने पुलिस नहीं बीच में आ सकती, ये मीनिंग मैटर क्रिमिनलाइज नहीं हो सकता। इन्होंने अब ये कर दिया जी कि हमने जी दे दिया, तो हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं। हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर वो खामन अपनी बीवी को मारता और वो बड़े आराम से मार खा रही है, हम ये तो कह सकते हैं ना पागलपन है, और हम जैसे उसकी हम किसी आर्गुमेंट, जुआरी को, किसी ड्रगी को, किसी जुआरी को, किसी सिगरेट पीने वाले को, हम ये तो उसका हक तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको ये जरूर कह सकते हैं कि भाई अपना ही नुकसान कर रहे हो ना, आप जो भी कर रहे हो इसमें नुकसान है, चाहे आप और कर आप रहे हो। और आप इससे ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन का जो मैंने आर्गुमेंट आपको दिया था, जी जी एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल।
हाँ, अब अब इसके एक्सप्लॉयटेशन इसके देखें। डिटेल में आपने बताना है पूरी मुकम्मल कि इसमें एक्सप्लॉयटेशन वाला एलिमेंट कहाँ पे है? क्योंकि ये मेरे भी ज़हन में बात नहीं आई थी कि अगर कंसेंटिंग है, नॉलेज है, तो आपने एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से आ गई? एक्सप्लॉयटेशन ऐसे हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट है, मैंने शुरू में पिछली कॉल में बताया था कि मैं प्रोस्टिट्यूशन, लीगल प्रोस्टिट्यूशन के हक में हूं एज लॉन्ग एज उसके अंदर कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक्सप्लॉयटेशन से मुराद क्या हो सकती है? कोई बंदा उसके पीछे पड़ा हुआ कि हाँ भाई पैसे ला के दो, मैंने तुम्हारी माँ के मेडिकल बिल्स पे किए थे, तो मेरा कर्जा है तुम्हारे ऊपर, और नहीं दोगे तो फिर वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वगैरह वगैरह। या वो ड्रग एडिक्ट है, तो वो ड्रग एडिक्शन को फीड करने के लिए पैसे ये काम कर रही है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। तब स्टेट को बीच में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और यही वजह है जहां पे लीगल प्रोस्टिट्यूशन होती है वहां पे इनके चेक होते हैं, पासपोर्ट को देखा जाता है, उनके इंटरव्यू, डिटेल्ड इंटरव्यू ले जाते हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लॉयट तो नहीं कर रहा। तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। अब औरत की एक्सप्लॉयटेशन क्या? ये मैं हिजाब के ऊपर, ये बड़ा सिंपल आर्गुमेंट है, हिजाब के ऊपर भी है। कई लोग कहते हैं आपको हिजाब किसी ने पहना, अपनी मर्जी से पहना, आपको क्या तकलीफ है? मैं कहता हूं हिजाब की 3 वजूहात है। किसी औरत के हिजाब पहनने के 3 वजूहात है। नंबर 1, उसको उसका बाप तंग करता है, ये फैमिली वाले तंग करते हैं, ठीक है? आप कह देंगे हाँ भाई ये तो चलो गलत है। नंबर 2, उसको उसकी सोसाइटी तंग करती है, परेशान करती हो, तुम कश्ती हो गाफ के साथ अगर तुम ये पहनते हो, तुम आवारा औरत हो, चलो आप उस पर भी कह दें कि भाई ये तो गलत है। तीसरी एक्सप्लॉयटेशन कौन सी है? हुँ, तीसरी एक्सप्लॉयटेशन वो ये है कि आप अपने मजहब को, अपने अपने खुदा को खुश करने के लिए कर रही हैं। ये एक्सप्लॉयटेशन ही है। और एज अ एजुकेशनलिस्ट या एज अ एनीवन, आप ये कह सकते हैं, एक फ्री मुआशरे में कह सकते हैं, जहां पे फ्रीडम नहीं है वहां पे नहीं, फ्री मुआशरे में आप हर चीज के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। आप सवाल ये रख सकते हैं कि जिसके लिए आप ये काम कुर्बानी दे रही हैं, उसका तो कोई हुँ, वजूद ही नहीं है, उसका तो हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, आई खुदा। तो खुदा के, तो इन तीनों कंडीशन में आप एक्सप्लॉइट हो रही हैं। बिल्कुल, कोई औरत इसीलिए जब इस्लाम छोड़ती है, बताया ना, कोई एक्स मुस्लिम औरत हिजाब पहन के फिर रही है, क्योंकि बिल्कुल। उसको इस चीज का यकीन हो गया कि मुझे खुदा को खुश करने की जरूरत नहीं है। अब हुँ, वो उस चीज से एक्सप्लॉइट नहीं हो रही। हाँ, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपको ऑफिस में एक्सप्लॉइट होते हैं, आप एक लिहाज से आपको कहा जाता है कि अगर आप औरत है तो आपने हील्स पहननी है, फॉर एग्जांपल। यस, हुँ, दैट्स आल्सो टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ड्रेस कोड, हुँ, वर्किंग आवर्स, ये यूनिफॉर्म पहनना, आप कह सकते हैं भाई ये एक्सप्लॉइटेशन, फेयर इनफ, दैट्स अ डिफरेंट हुँ, टॉपिक, और उसके ऊपर भी अलग से बहस की जा सकती है, इसलिए उनको बेहतर किया जा सकता है। इधर नहीं, इधर तो एंड एंड ऑल बी ऑल फाइनल जजमेंट आ गई। तो औरत की पिटाई इसलिए वो करवाने के लिए तैयार है कि वो अपने खुदा को खुश कर रही है। अगर हुँ, वो अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को खुश करने के लिए पिट रही है, तब हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहां हुँ, पर क्योंकि एलिमेंट रिलीजन का है, और इसका मतलब ये अपने खुदा को खुश करने के लिए अपने खावन को हक दे रही है कि वो पिटाई कर सकता है, तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन है। हुँ, अगर अपनी अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को खुश करने के लिए पिट रही है, तो इसका मतलब वो फिर मजबूर है। वो हुँ, उसमें नेचुरल एक्सप्लॉयटेशन का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसकी हम कमी लाने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर जी आपको ज्यादा, फर्ज करें ज्यादा नींद आती है, आप कोशिश हुँ, करते हैं अपने बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को थोड़ा बेहतर करने का, मैं 8 घंटे नहीं, मुझे 6 घंटे सोना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि उससे मेरी जिंदगी में सो एंड सो नुकसान हो रहा है, मैं काम पे नहीं जा सकता उसी तरह। तो उसी तरह अगर आपकी बीडीएसएम की वजह से फर्ज करें आपकी जिंदगी पे फर्क पड़ रहा है, वो जी आप काम पे जा रहे हैं, आपके मुंह पे निशान पड़े हुए हैं, आपके मसलों में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपसे चला नहीं सही जा रहा, हुँ, तो हाँ, आप उसके ऊपर भी उसकी फिर थेरेपी करने की कोशिश करेंगे, आप उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हुँ, एक्सप्लॉयटेशन, बायोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हद से गुजर गई है, तो आप उसको, बायोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन और सोशल एक्सप्लॉयटेशन में बड़ा फर्क है। बीवी अपने मर्द को पीटने की इजाजत जो दे रही है, वो सोशल एक्सप्लॉयटेशन या रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से दे रही है, इसलिए इनका एग्ज़ैक्ट कंपैरिजन दोनों का दूसरा नहीं बनता। आई डोंट नो इफ यू हैव एनी अदर एक थॉट्स ऑन दैट। असल एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुई या लोगों को होती है शायद या हो, वो ये है कि सिर्फ़ कंसेंट पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। कंसेंट के अंदर डिफरेंट नुआंसेस हैं जो कि हारिस ने अभी बड़े अच्छे तरीके से कंसेंट की नुआंसेस को एक्सप्लेन किया है। सिर्फ़ ये कंसेंट पे बात ख़त्म नहीं हो जाती कि जनाब 2 लोगों की कंसेंट है, तो इसलिए वहाँ पे जो मर्ज़ी जायज़ हो जाए। कंसेंट के अंदर ये देखना पड़ेगा कि क्या कंसेंट के अंदर कोई अंडर ड्यूरेस का मामला तो नहीं है, कोई एक्सप्लॉयटेशन का मामला तो नहीं है। उसके अंदर जो लोग एग्री कर रहे हैं, उनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? अगर एक औरत ये सब जो आलिमा भी है, वो सब कुछ जानते-बूझते हुए इस बात से एग्री तो कर लेती है, लेकिन उसको इस चीज़ में मानने पे, जो कि एक अननेचुरल चीज़ है, उस चीज़ को मानने पे किस चीज़ ने मजबूर किया है? तो ये हैं वो कंसेंट की नुआंसेस जो कि कैसर राजा साहब ने उसको बिल्कुल
सरफेस लेवल के ऊपर 2 चीज़ों का कंपैरिज़न करके एक चीज़ को जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की। तो आई रियली होप कि लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि बड़े डिटेल में हारिस ने उसकी सारी एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया है। और अगर कैसर राजा साहब सुन रहे हैं, तो आई होप कैसर राजा साहब आपके हमने पॉइंट को जितना स्टीलमैन कर सकते थे, उतना स्टीलमैन करके फिर उसका जवाब एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो आई थिंक ये काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों को, उनका जैसे आप हारिस कहते हैं ना कि द आर्ट ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम अपने सुनने वालों को इक्विप कर सकते हैं सोचने के अंदाज से कि वो कभी इस तरह की मिसाल उनके सामने आए तो उसको उन्होंने कैसे टैकल करना है। सिर्फ वो सरफेस लेवल पे नहीं देखना, उसको डीप डिग करना है। एग्जैक्टली और कंसेंट के अंदर भी हमने एक्सप्लोर किया कि कंसेंट के अंदर भी जो नुआंसेस हैं कंसेंट की, कि वो अंडर ड्यूरेस तो नहीं है, वो कोई चीज़ फोर्स तो नहीं कर रही, जैसे कि आपने एग्रेसिव लड़ने की भी मिसाल दी, जैसे आपने और भी एक दो मिसालें दी। तो सिर्फ कंसेंट पे बात खत्म नहीं हो जाती, उसके अंदर देखना पड़ेगा हमें डीप डिग करके कि उसकी वजूहात क्या हैं, और उसकी बेस पे हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं इवन एज एन आउटसाइडर। जो आप लोगों ने डिस्कस किया है ना, उस पे सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए, लेकिन एक दो चीजें हैं। एक है ह्यूमन एस्पेक्ट उसमें, और दूसरा है आप कितने केयरफुल हो आप जब मेंबर पे बैठते हो और आपको लाखों फॉलोवर करते हैं। तो जो आपने बात की पिटाई की, उसमें मैं सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट कहता हूँ। राजा साहब कहते हैं एक्चुअली मैं तो टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, दराबा आप मुफ्ती बड़े हो, आप बेहतर समझते हो, आई डोंट केयर। आप चेक करेंगे किसी की पिटाई की बात हो रही है और इंसान खत्म हो जाती है, इंसानियत, कहते हैं आई डोंट केयर। दूसरी बात जो है मैंने ये बतानी थी आपको कि मुफ्ती साहब कहते हैं यार घर में तो हम भीगी बिल्ली होते हैं और हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती, ये तो मैंने मेंबर पे बोल दिया था पिटाई का। यानी फिर क्यों बोल लो मेंबर पे, आपको लाखों लोग सुन के अगर मारेंगे, यानी आप समझ रहे हैं मुफ्ती साहब ने कह रहे मैं तो घर में नहीं करता ये काम, तो भाई आप मेंबर पे क्यों बता रहे हो, लोगों को तरकीब दे रहे हो पिटाई की। और तीसरी बात जो आपने, जो इसी पॉइंट पे मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाऊंगा कि कैसर साहब ने जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली बात की है, वो एक पेड एक्टर्स होते हैं और आप उसको जो ह्यूमन सफरिंग है रियलिटी में औरतों की, उसको मिसमैच कर रहे थे। वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे की एग्जांपल। और चौथी बात जो उन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला, चौथे जो सबसे बड़ा उन्होंने झूठ बोला कैसर साहब ने, कि मुसलमान औरतों को पता होता है कि कुरान में लिखा है उनकी पिटाई होगी और वो कंसेंट देती हैं। आई डोंट नो कि कितनी मुसलमान औरतों को पता होता है कि कुरान में पिटाई का है। जी, ये बात हमने कर दी थी, पहला पॉइंट हमने यही रखा था कि कितनी औरतों को पता होता है, और आई विल पुट माय बेट के 99% औरतें जो होंगी उनमें या तो उनको नहीं पता होगा या वो इस बात से खुश नहीं होंगे। वो ये नहीं कहेंगे हमने इसलिए ये टर्म, इस फाइन प्रिंट को हम कबूल करते हैं। अंडर ड्यूरेस भी है, जो स्टोइक ने पॉइंट रखा था कि अंडर ड्यूरेस भी होता है। और शादी करनी है, उम्र गुजरती जा रही है, मुआशरे में कहा जाता है कि लड़की 25 साल की हो जाए तो शादी कर लो, तो इस वजह से उसने जल्दी से टर्म्स एंड कंडीशंस में साइन कर दिया। क्या रियली? वो तो जब ये पूछना पड़ेगा ना, कंसेंट दे रही है, क्या वो कह रही है कि हाँ भाई एक्सप्लिसिटली वो कह रही है। जब टेली मार्केटिंग में कॉन्ट्रैक्ट फोन होता है ना, तो अभी वो आपको सारी जो मेन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो ऊंचा पढ़ के सुनाते हैं कि डू यू एक्सेप्ट के आपने 15 दिनों बाद बिल की ड्यू डेट होगी, पे करनी होगी, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो आपने हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको समझ आई इस बात की, फिर आप आगे से कहते हैं यस। तो ये तो हम बात इस पे कर चुके हैं। जो दूसरी आपने 50 शेड्स वाली, पता नहीं आपको, ये हमने गालिब के भी शो में बताई थी ये वाली बात। ये 50 शेड्स वाली जो बात है सर, ये तो वो मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन वो तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है ना, बीडीएसएफ रियल लाइफ में भी होता है। हाँ, वो उन्होंने सिर्फ मिसाल के तौर पे बात की थी, वो एक्चुअल कंपैरिजन वो इस तरह नहीं। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट इतना कोई वो नहीं है कि वो उसमें होता है या फिक्शन में होता है। वो फिक्शन की बात नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए उन्होंने मिसाल दी। ये उनका पॉइंट नहीं था कि आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।